नमस्कार, एसके न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रवीण नामदेव। कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा है जब 150 से कम मरीज़ शहर में सामने आ रहे हों। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और कल तो 224 मरीज़ सामने आए थे, जिसके बाद कोरोना का संकट जिस तरह से बढ़ रहा है, लोगों में दहशत है। लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। कोरोना कब ख़त्म होगा? प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा है कि नहीं? सरकारी अस्पतालों में बेड की पर्याप्त संख्या है कि नहीं? कई तरह के संशय लोगों के मन में हैं। उन संशय को दूर करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि मध्य प्रदेश नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के संयोजक हैं, जिला आपदा प्रबंधन समिति में भी हैं। पेशे से वो डॉक्टर हैं, लेकिन एक समाज सेवक भी हैं। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे आपके सवालों को पूछते हैं और आपका संशय दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जामदार जी, आपका एसके न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि कोरोना का जो अभी मौजूदा दौर है, कितना गंभीर संकट है, चुनौती कितनी बड़ी है और कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, जब अगस्त सितंबर में जिसको वेव कहते हैं, तो भारत में और ख़ास करके जबलपुर में जब वेव आई थी तो उसको फर्स्ट वेव हमने कहा था। उसके बाद जो वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया था कि सेकेंड वेव आएगी और थर्ड वेव आएगी, इसकी 3 वेव्स आएगी। अपेक्षा ये थी कि सेकेंड वेव जो है वो काफ़ी तेज़ आएगी, और क्योंकि वो ठंड में आएगी यानी दिसंबर में 2020 में, इसलिए वो शायद ज़्यादा हानिकारक होगी, क्योंकि ठंड के समय में फेफड़े की बीमारियां वैसे ही अधिक रहती हैं। तो अपेक्षा तो ये थी, पर जो सरकार ने कदम उठाए और प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कड़ा निर्देश, और उसके अलावा पूरे जिलों के अंदर इंक्लूडिंग जबलपुर, जो प्रशासन ने और जो हमारी समितियां बनी हुई थी, उन समितियों ने ठीक समय पर सही कदम उठाने के कारण और कोरोना का संक्रमण ये 18 से 24 डिग्री के बीच में सबसे तेज़ होता है। ये अब वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो गया है। तो जब टेम्परेचर कम हुआ दिसंबर में, 18 के नीचे चला गया, और इस बार तो ये हुआ, हमने देखा कि 3-4 बार बहुत ज़बरदस्त कोल्ड वेव्स आई, तो उसके कारण फिर उस परिस्थिति में मूवमेंट कम हो जाती है, लोग घर से कम निकलते हैं बाहर, तो लोगों का आना जाना, मिलना जुलना कम होता है, तो उसके कारण दूसरी वेव नहीं आई। पर जब दूसरी वेव नहीं आई, तभी वैज्ञानिकों को लगा था कि तीसरी वेव आएगी, यानी जो नहीं आई उसको अगर मान लें कि नहीं आई तो वो दूसरी थी नहीं, तो हम अभी दूसरी वेव में हैं। और ये जो दूसरी वेव है, ये हमने देखा कि जब टेम्परेचर ठंड से गर्मी की तरफ हम बढ़े, और जब टेम्परेचर लगभग 25-26 डिग्री के आसपास आया, तो कम्युनिकेशन तेज़ी से बढ़ा। और ये जो 15 दिन का जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके कारण उसका परिणाम आज हमको देखने मिल रहा है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो म्यूटेटेड स्ट्रेन्स, यानी जो वायरस ने अपना स्वरूप बदला और अपने स्वरूप के अंदर जो पुराने वायरस की तुलना में अपने संरचना में जो परिवर्तन किया, तो उसके कारण ऐसे बहुत से लोगों को जिनको पहले बीमारी हो चुकी थी अथवा जिनको टीके भी लग चुके थे, उनको भी फिर से बीमारी हुई। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई और उत्तर में दिल्ली, ये 2 शहर ऐसे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय आवागमन चलता रहता है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो अलग प्रकार का वायरस का स्ट्रेन आया, और दूसरा जो भारत के अंदर वायरस के अंदर परिवर्तन यानी म्यूटेशन हुए, इसलिए एक अलग प्रकार का स्ट्रेन आया। इन दोनों के कारण ये थर्ड वेव आई। और महाराष्ट्र सरकार की विफलता इस बात में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता है
ये वजह का प्रकरण हो रहा है, वो एंटीलिया का प्रकरण हो रहा है, तो वहाँ पे प्रतिपक्ष और पक्ष के बीच में कुछ ना कुछ चल रही है तनातनी। और उसके चलते जो प्रदेश सरकार ने जिस कड़ाई के साथ ही इसको डील करना चाहिए उसको नहीं डील किया, ये मैं मानता हूँ कि विशुद्ध मुख्यमंत्री का फेलियर है, उद्धव ठाकरे का ये फेलियर है कि इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। परिणाम ये है कि आज देश के अंदर महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जो सबसे अधिक प्रगत होने के बाद भी, सबसे अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बाद भी 40,000 पेशेंट पर डे दे रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर 2,500 केस हैं। तो तुलनात्मक देखें, कहाँ 2,500 कहाँ 40,000। तो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं, अब सरकार पूरे देश को बार बार रोक नहीं सकती, और पिछले बार जो कड़ा लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ समय हमको मिल गया कि हम अपने संसाधनों का विकास कर लें। एक तो कुल मिलाकर के वायरोलॉजी लैब थी, आज तो ऐसा है कि 50 वायरोलॉजी लैब्स हैं, प्राइवेट लैब्स के अंदर भी वायरोलॉजी के टेस्ट होने। उस समय तो एक थी कुल मिलाकर, कहीं भी देश में कुछ भी हो जाए तो पुणे भेजना पड़ता था सैंपल। तो ये स्थिति से बदल करके आज हम यहाँ तक आ गए हैं कि पूरे देश के अंदर सारी स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद हो गई हैं। अब हम तैयार हैं। और जबलपुर की अगर बात करें तो रोज़ 150 पेशेंट आ रहे हैं, कल 224 आए थे। आगे किस तरह की स्थिति आप देखते हैं और कैसे क्यों हो रहा है ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है? पिछले अनुभव को देखते हुए, यानी जब हमने अगस्त और सितंबर का माह और उस समय की जो त्रासदी को झेला है, उस समय अगर हम देखें तो हमारी स्थिति भी लगभग वही थी कि जबलपुर के अंदर बेड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। अब इस बार परिवर्तन ये है, इस बार हमारे पास बेड्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। उस समय जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैं अपने कलीग्स के साथ बात करता था कि अपने यहाँ पेशेंट रखो, तो वो लोग ये कहते थे, हमारे कलीग्स, हमारे मित्र ये कहते थे कि हमने अपने अस्पताल में यदि एक कोविड का मरीज़ भर्ती कर दिया तो हमारे बाकी के मरीज़ भाग जाएंगे। और वो होता भी था कि जहाँ कोविड के मरीज़ एडमिट होते थे तो दूसरे मरीज़ डिस्चार्ज ले लेते थे। परंतु एक समय ऐसा आया कि जब फिर अल्टीमेटली हमको पूरा प्रयत्न करके, दबाव डाल करके, शासकीय दबाव डाल के, राजनीतिक दबाव डाल करके, सब प्रकार से हमने अपनी बेड कैपेसिटी को बढ़ाकर लगभग 950 तक कर दिया प्राइवेट सेक्टर में। और उसके साथ ही साथ सरकारी तंत्र में, सरकारी सेक्टर में, मेडिकल कॉलेज में, विक्टोरिया हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल में, मनमोहन नगर में जो क्लिनिक खुली वहाँ पर, और ज्ञानोदय में और अन्य स्थानों में जो फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, वहाँ पर लगभग 900 बेड्स वहाँ डेवलप हुए, 1,000 बेड्स वहाँ डेवलप हुए। तो कुल मिला के हमारे पास उस समय लगभग 2,000 बेड्स हो गए थे। अब आज ये स्थिति है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी 1150 पेशेंट बेड्स हैं अवेलेबल। तो 1150 बेड्स तो प्राइवेट सेक्टर, जिनमें से 250 बेड्स हैं आईसीसीयू के, जिसमें लगभग 100 वेंटिलेटर्स बाईपैप्स हैं। तो व्यवस्थाएं हमारे पास अब पूरी हैं। तो कितनी भी यहाँ पर संख्या बढ़े, मुझे नहीं लगता कि 300 के ऊपर हमारा प्रतिदिन जाएगा। और जो सक्रिय पेशेंट्स हैं, जो एक्टिव केसेस हैं, वो किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता कि 3,000 के ऊपर जाएंगे। तो इस परिस्थिति में 3,000 अगर समझ लीजिए एक्टिव केस हैं, तो उनमें से माना यह जाता है कि 10% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, 10% को, 90% तो घर पे ठीक हो जाते हैं। तो 300 मरीजों को ज़रूरत पड़ेगी। तो बेड्स क्यों भरते हैं? बेड्स इसलिए भरते हैं क्योंकि जबलपुर बड़ा भाई है, मंडला छोटा भाई है, सिवनी छोटा भाई है, नरसिंहपुर छोटा भाई है। तो नरसिंहपुर है, मंडला है, सिवनी है, सीधी है, सिंगरौली है, रीवा है, सतना है, कटनी, यहाँ से पेशेंट्स आते हैं और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स को भर देते हैं। तो 1150 में से फिर भी आज की तारीख में, मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार आज की तारीख में लगभग फिर भी 500 बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं प्राइवेट में, खाली हैं। और सरकारी तंत्र के अंदर आज की तारीख में लगभग 700 बेड्स अवेलेबल हैं, जिनमें से मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 550 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 200-250 बेड्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो बेड्स की कहीं मारामारी नहीं है। और आपने देखा होगा कि 200 प्लस पेशेंट्स आए तो 250 डिस्चार्ज भी तो हुए। एक्चुअली देखना यह है कि एक्टिव केसेस कितने हैं, जो ठीक हो गए
उनका तो काम खत्म, अपने हिसाब से वो आउट हो गए, वो तो उनकी एंटीबॉडीज़ बन गई और वो जिसको वैज्ञानिक टर्म्स में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि इकट्ठा जब 40%, 50%, 60% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी तो वायरस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वायरस आदमी से आदमी में जाता है, आदमी से ज़मीन पे गिरा फिर आदमी में गया, ये बहुत कम होता है, जिसको फोमाइट ट्रांसमिशन कहते हैं, नहीं के बराबर। और दूसरा, अभी तक एक भी उदाहरण नहीं मिला है कि जिसमें वायरस आदमी से जानवर में जाकर फिर आदमी में आया हो। वो आदमी से आदमी में, जानवर से आया जरूर है पर अब वो आदमी से आदमी जा रहा है। तो अगर मैं नेगेटिव हूँ, मतलब या मुझे मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं, आपके अंदर एंटीबॉडीज़, तो वायरस कहाँ से आएगा? तो आने वाले समय में मेरा मानना ये है कि ये 15 दिन का लगभग क्रिटिकल पीरियड है, जो मेरे मानने मतलब मेरा अंदाज़ ये है कि जिसमें हम पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। पेशेंट्स आएंगे, देखिए अल्टीमेटली मॉर्टेलिटी होती है वायरस जब, क्योंकि इसके लिए कोई डायरेक्ट ऐसी दवाई नहीं है कि एंटीबायोटिक के 4 डोज दिए और वायरस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। रेमडेसिविर बहुत इफ़ेक्टिव ड्रग है पर 100% केसेस में नहीं। इसलिए वायरस आने के बाद भी बहुत कम मरीजों की मृत्यु होती है। डेथ रेट हार्डली 2%, लेस देन 2% है। हमारे यहाँ जबलपुर में तो और बेटर है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि डरने की कोई बात नहीं है। वायरस की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम सेफ़ हैं अवेलेबल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम मास्क उठा करके फेंक दें और मार्केट के अंदर मुक्त रूप से घूमें और एक दूसरे से गले मिलें। ये सब करेंगे तो ये मूर्खता होगी। ऐसा कहने में मतलब है कि वायरस आंखों से नहीं दिखता कोरोना का। हाँ। तो मास्क किस तरह से इफेक्ट करता है, कैसे बचाता है? बहुत सरल है। कोरोना को जो वायरस है वो हेवी है और बड़ा है साइज़ में। कुछ माइक्रॉन्स यानी मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा माइक्रॉन होता है। तो कुछ माइक्रॉन इसका डायमीटर होता है। परंतु इस वायरस की खासियत यह है कि ये वायरस हेवी है, वज़नदार है। और जो वज़नदार वायरस होते हैं वो मानव शरीर से खांसी या छींक में बाहर निकलने के बाद ज़मीन पे गिर जाते हैं, वो हवा में फ्लोट नहीं करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है, ये वायरस हवा में फ्लोट करता है। मतलब मैंने एक कमरे के अंदर जा कर के अगर मुझे फ्लू है और मैंने छींक दिया तो वो हवा में टंगा रहेगा वायरस, और बाद में 2-3 घंटे के बाद भी कोई आदमी उस कमरे में आएगा तो उसके नाक से अंदर जा सकता है। पर ये वायरस हवा में नहीं टंगता है, ज़मीन पे गिर जाता है। तो मैंने कोई एक्टिव पेशेंट है जिसने जा कर के खांस दिया या छींक दिया तो शरीर से बाहर निकलता है, 5 फुट तक जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। ठीक है ना, 5 फुट से ज़्यादा हो नहीं जा पाता। अब इसमें क्या होता है कि जैसे, इसलिए आपको याद होगा मोदी जी ने कहा 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी। तो 2 गज मतलब 6 फुट। तो अगर मैं आपसे 6 फुट की दूरी पर हूँ और मैं ज़ोर से खांस दूँ या छींक दूँ तो भी वायरस आपके मुंह तक या नाक तक नहीं पहुँचेगा। ठीक। अब यदि मैं मास्क पहना हूँ तो वो वायरस अधिकतम 3 मास्क पहन करके छींकने में वो वायरस अधिकतम 3 फुट तक जाता है। पर यदि मैंने भी मास्क पहना है, सामने वाले ने भी मास्क पहना हुआ है, तो आदमी 1 फुट तक आकर के भी बातचीत करे तो वायरस बातचीत के माध्यम से एक दूसरे तक नहीं जा सकता। अच्छा, वायरस के शरीर में जाने के केवल 3 मार्ग हैं, मुंह से, नाक से और आँख से। ये कान से अंदर नहीं जाता, चमड़ी से अंदर नहीं जाता, शर्ट से अंदर नहीं जाता। ये केवल इन 3 मार्गों से अंदर जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शब्द है प्रचलित जिसको कहते हैं वायरल लोड, यानी एक छींक में जो बूंद निकलती है सूक्ष्म, उस बूंद के अंदर कितने वायरस हैं, कुछ हज़ार हैं या कुछ लाख हैं। अगर उसके अंदर कुछ लाख वायरस हैं यानी वायरल लोड बहुत ज़्यादा है व्यक्ति के अंदर, वायरस जाकर के केवल 2 जगह रहता है, नाक के पीछे या गले के पीछे, नासोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स।
फेफड़े के अंदर जाता है, फिर बाकी शरीर में कहीं भी घूमने लगता है, बहुत थोड़ी मात्रा में। मैक्सिमम उसकी कॉलोनी जो रहती है वो यहाँ रहती है। तो यहाँ से एक खांसने से या छींकने से निकलता है और उसके माध्यम से ही दूसरे को जा सकता है, अदरवाइज नहीं जाता। अब ये देखो लोग कि कई बार कितनी हास्यास्पद बातें होती हैं, मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, पर जब किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि साथ वाले नहीं जाएंगे और उसको वो कपड़े में लपेटा जाएगा, उसमें ये डाला जाएगा, वो डाला जाएगा। भाई मरा हुआ आदमी जो है उसके शरीर से वायरस नहीं निकलता। आप विज्ञान को देखिए, वायरस कहाँ है? मुंह के अंदर, नाक के अंदर। मरा हुआ आदमी ना छींक सकता है, ना खांस सकता है, ना बोल सकता है। वायरस कैसे बाहर आएगा? चमड़ी से नहीं आता, बालों से नहीं आता। तो मरे हुए आदमी से किसी को कोई खतरा नहीं है। कोई इतना मूर्ख तो होता नहीं कि मरे हुए आदमी से लपट जाए, है कि नहीं? प्रोटोकॉल बना गलत है ना। पर देखिए कई बार क्या होता है कि प्रोटोकॉल बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको भी विज्ञान का पूरा ज्ञान नहीं होता, और ये पूरा विशुद्ध विज्ञान है। आप खुद सोच लो कि जब यहाँ वायरस है, यहाँ वायरस है, छींकने से निकलने वाला है, खांसने से निकलने वाला है और नहीं निकलने वाला, तो मरा हुआ आदमी कहाँ से कम्युनिकेट करेगा? ये ज़रूर है कि जो मरा हुआ आदमी है उसके कपड़ों में वायरस रह सकता है, मतलब मरने के पहले उसने जो कपड़े पहने हैं, और मरने के पहले अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो कपड़ों के ऊपर है। तो कपड़ों का डिस्पोजल ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मरा हुआ आदमी है वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। सरकार का ये निर्णय कितना सही है कि कोरोना से निपटने में प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी ज़रूरी? अनिवार्य है भाई। आखिर हम भी भारत के नागरिक हैं और सभी अस्पतालों में, क्योंकि ये क्राइसिस ऐसा है कि एक ऐसा युद्ध है कि जो सबको मिलकर लड़ना है। यहाँ कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं है। यहाँ भारत को भी लड़ना है, पाकिस्तान को भी लड़ना है, चीन को भी लड़ना है, भले ही चीन से आया हो वायरस, परंतु युद्ध में तो हमको सबको एक साथ लड़ना है ना। हमारा दुश्मन तो कॉमन है, एक ही दुश्मन है, और सारी दुनिया का एक ही दुश्मन है, सबको लड़ना है। एक कोरोना पेशेंट को ठीक करने में लगभग कितना खर्च आता है? देखिए इसमें दो पक्ष हैं, और मैं आपकी चैनल के माध्यम से और लोगों का भी बहुत क्लियर कंसेप्ट कर देना चाहता हूँ। इसमें सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, और जो आयुष्मान कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए भी अलग गाइडलाइंस दी हैं। दो प्रकार की गाइडलाइंस हैं। CGHS ने जो रेट्स दिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ने, वो व्यावहारिक रेट्स हैं। आयुष्मान के रेट्स सामान्य रूप से हम लोगों का अनुभव ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल लगभग सभी का है, और मेरे साथ मेरे अलावा पूरे देश के चिकित्सक इसमें सहमत हैं कि आयुष्मान की जो रेट्स दिए गए हैं वो अव्यावहारिक हैं। और जब हम कोई भी अव्यावहारिक कायदा कानून लाते हैं तो उसका पालन होने की संभावना नगण्य हो जाती है, क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है कि जो लूप होल्स बड़ी जल्दी खोज लेता है। अब उसमें कई चीज़ों को उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया है। जो आयुष्मान के रेट्स हैं वो आयुष्मान कार्ड होल्डर पेशेंट्स के लिए ही हैं, वो सामान्य जनता के लिए नहीं है। तो सामान्य जनता कहाँ जाएगी? तो सामान्य जनता के पास चॉइस है कि वो मेडिकल कॉलेज जा सकती है, वो विक्टोरिया हॉस्पिटल जा सकती है, वो अन्य स्थानों पर जा सकती है, पर चॉइस उनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स होता है। उसका कारण है शासकीय तंत्र पर अविश्वास। मेरा मानना यह है कि जबलपुर के सबसे अच्छे चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में, विक्टोरिया हॉस्पिटल में भी हैं, प्राइवेट में भी हैं, और वो सब समकक्ष हैं। और अगर व्यवस्थाओं की हम बात करें तो शायद सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल के अंदर व्यवस्थाएं प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर हो गई। आज वेंटिलेटर्स की संख्या, बाईपैप्स की संख्या, हर प्रकार की, शुरुआत में तो पीपी किट्स की मारामारी थी, हर चीज़ की मारामारी थी, अब तो कुछ नहीं है। तो सरकारी तंत्र में और प्राइवेट तंत्र में जो इलाज मिल रहा है वो एक सा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो इलाज की जो दवाइयाँ हैं, जो इसका इलाज का प्रोटोकॉल है, अब पिछले 1 साल में ये प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कोई अब संदेह नहीं है कि कब रेमडेसिविर देना है, कब स्टेरॉइड देना है, कब ब्लड थिनर्स देना है, और कब टॉसिलिजुमैब देना है।
ये क्लियर हो गया कि ये दवाइयाँ, ये होगा तो ये दवाई देना है, ये होगा तो ये दवाई देना है, ये होगा तो ये दवाई देना है, और उससे ऑप्टिमम रिजल्ट आता है। ये आप भी समझ रहे हैं कि कोई भी दवाई या कोई भी बीमारी का 100% इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता, किसी भी बीमारी का, इवन सर्दी का, खांसी का, किसी चीज़ का। कुछ परसेंट पेशेंट्स ऐसे होते ही हैं कि जिनको रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वही क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, उनमें खास करके ऐसे लोग जो पहले तो 8 दिन घर पे निकाल देंगे, अरे कुछ नहीं, मेरे को तो हाड़ फूटन हो रही है, मेरे को तो मियादी बुखार है, या मेरे को ये जो मौसमी बुखार है। और फिर जब आते हैं हमारे पास और HRCT होता है और पता चलता है कि 80% लंग इनका ऑलरेडी जा चुका है, अब फिर कहते हैं कि बचाओ, तो कैसे बचाएं? तो प्रश्न आपने ये पूछा था कि इसके रेट्स या इसके खर्च के बारे में, तो सरकार के तंत्र के अनुसार बिल्कुल क्लियर है। मोटा मोटा मेरा एक क्रॉस अगर मैं कहूँ कि कितना इसमें खर्च आता है, तो लगभग PPE किट्स, स्टाफ की व्यवस्था, एडिशनल जो उसमें सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, हॉस्पिटल को सेग्रीगेट करना पड़ता है, पूरा फ्लोर खाली रखना पड़ता है, ये सारी बातें हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम मिला लें, मेरा मानना यह है कि 10 से 12 हज़ार का खर्च अस्पताल को आता है एक पेशेंट को स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन करने में, मैनेज करने में। अब अगर हम प्राइवेट में जाएंगे या प्राइवेट रूम में जाएंगे, जो AC भी चाहता है, जो TV भी चाहता है, जो इंटरनेट भी चाहता है, सारी व्यवस्थाएं चाहता है, तो फिर उसकी अपने यहाँ का नियम है कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो पेमेंट करे और सर्विसेज प्राप्त करे। और जो काम चलाना चाहता है कि भैया किसी भी प्रकार से हमारे 10 दिन निकल जाएं, तो उसके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सामान्य रूप से जनरल वार्ड में 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्च आता है। मेरे एक परिचित हैं, अभी अहमदाबाद में एडमिट हैं, 6 दिन से एडमिट हैं, 5 लाख रुपए खर्च आ चुका है। 6 दिन में 5 लाख। यही मैं जानना चाह रहा था कि एक ही बीमारी, एक सा इलाज सरकारी प्राइवेट में, फिर रेट अलग अलग क्यों? उसका कारण है, चाय हमको सड़क के ऊपर मिलती है 5 रुपए की, वही चाय हमको रेलवे स्टेशन में, रेलवे के अंदर मिलती है 10 रुपए की। वही चाय हम जब MP टूरिज़्म के होटल में जाते हैं तो मिलती है 30 रुपए की, है कि नहीं? जो चाय हमारे घर में 3 रुपए की बनती है, हमको ठेले पर 5 रुपए की मिलती है, और हम जब रेलवे में लेते हैं तो 10 रुपए की मिलती है। फिर वो MP टूरिज़्म के होटल में 30 रुपए की मिलती है, और वही चाय जब हम ओबेरॉय में जाते हैं तो 300 रुपए की मिलती है। तो हम पीते हैं कि नहीं पीते? तो उसका मुख्य कारण ये है कि कीमत चाय की नहीं है, कीमत उसके आधारभूत संरचना की है कि हम कहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं। हम यहाँ खड़े होकर के चाय पी रहे हैं तो कुछ नहीं लगेगा। हम 5 स्टार के अंदर बैठ कर के स्विमिंग पूल के बाजू में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देखते हुए समुंदर के किनारे बैठ कर के चाय पी रहे हैं तो उसकी कीमत 300 रुपये। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है ना। प्राइवेट अस्पतालों में देखा जा रहा है, पिछले साल भी हाहाकार मचा था, इस साल भी कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। ऐसा देखा जा रहा था, आरोप लग रहे थे लगातार कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के नाम पे लूट मची है और उन्होंने आपदा को अवसर बना लिया है। आपका क्या कहना? पिछली बार भी यही बात आई थी और मैंने इस पहले भी एक इंटरव्यू में यही कहा था कि हर पेशेंट के पास चॉइस है, हर मरीज जहाँ भी चाहे वहाँ इलाज करा सकता है। आज भी मैं कहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज, मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स अच्छे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हर चीज़ अच्छी है, तो क्यों नहीं आदमी वहाँ जाना चाहता? भाई विश्वास का प्रश्न है। एक कॉमन बात मुझे ध्यान में आती है कि हड्डियाँ टूटती हैं, हम रॉड लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं, हर प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की हम सर्जरी करते हैं। ऐसी कोई सर्जरी नहीं जो हम नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी हो रही है हम यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद भी रीवा सीधी सिंगरौली का पेशेंट जबलपुर आता है, जबलपुर का आदमी नागपुर जाता है, नागपुर का आदमी बम्बई जाता है, बम्बई का आदमी अमेरिका जाता है। अब बम्बई का आदमी अगर अमेरिका जा कर के कीमोथेरेपी करवाएगा तो वहाँ पे जो कीमोथेरेपी में जो दवाई लगाई जाएंगी, क्या वो उसमें कोई आसमान से आती हैं क्या दवाइयाँ? दवाई तो वही रहती है ना। तो जब वही दवा वहाँ लगती है तो उसका वहाँ पर $100,000 खर्च आता है, अपने यहाँ पर उसका 1,000 रुपये खर्च आता है। तो कहाँ 1,000 रुपये और कहाँ 60,000 रुपये। तो ये जो फ़र्क है ये सुविधाओं का फ़र्क है, और दूसरा ये कुछ विश्वास का फ़र्क है, कुछ ब्रांडिंग का फ़र्क है, और फिर ये भी है कि
क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं जिसके लिए हम चार्ज कर रहे हैं। भाई हम अगर ये सुविधा दे रहे हैं कि हमारा कंसल्टेंट आपको दिन में 3 बार पीपीई किट पहन करके आ करके जांच करेगा, देखेगा और दवाई लिखेगा, तो हमारे कंसल्टेंट की पर विजिट हम कंसल्टेंट को रिस्क में डाल रहे हैं। ये ध्यान में रखें आप, पीपीई किट पहने हुए लोगों को भी बीमारी हुई है और लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो डॉक्टर तो जान पे खेल रहा है ना, वो तो पीपीई किट पहन कर भी जा रहा है अगर वार्ड में तो। और आप सोचिए उस वार्ड में आप जाने की हिम्मत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो सामने वाला व्यक्ति है जो जान खतरे में डालकर अंदर जा रहा है, तो उसको अधिकार बनता है कि वो कुछ उसके लिए क्लेम करे, कुछ कॉम्पेंसेशन उसको मिले। तो यहाँ तक हो गया है, जो मेरी जानकारी है इसमें 100% मैं नहीं बता सकता क्योंकि कुछ कंसल्टेंट हैं जो हमारे यहाँ नहीं आते हैं, परंतु कंसल्टेंट्स ने यहाँ तक कहा कि पर विजिट 2000 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो अगर दिन में उसने 3 विजिट लगा दी तो उसका 6000 रुपये देना पड़ता है, जो पेशेंट देगा, अस्पताल थोड़ी देगा। अगर पेशेंट की डिमांड है और उसके ऊपर ये चक्र है कि कंसल्टेंट जितनी बार विजिट करेगा उतनी ट्रीटमेंट में चुस्तता होगी, कसावट होगी। और अगर कंसल्टेंट घर में बैठा है और सब कुछ व्हाट्सएप के ऊपर देख करके कर रहा है तो उसमें फ़र्क होगा। तो मेडिकल कॉलेज के ऊपर जो लोगों का एलिगेशन था, मैं कह रहा हूँ एलिगेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसा है, एलिगेशन था, वो ये था कि कोई भी कंसल्टेंट अंदर वार्ड में नहीं जा रहा है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि हमारे कंसल्टेंट्स, मैं तो हमारे अस्पताल में भी है, हमारे कंसल्टेंट जो है, हमारा जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, फेफड़े की बीमारियों का जो स्पेशलिस्ट है, वो दिन में 2 बार जाता है, अंदर जाता है, वार्ड में जाता है, पेशेंट को देखता है, देख करके ट्रीटमेंट लिखता है। नेचुरली हम उसको पे करते हैं, वो खतरा ले रहा है अपनी जान का ना भाई। ऐसा देखने में आ रहा है वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में एक संशय होना स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें एक स्टेटमेंट जो मैं करने जा रहा हूँ वो बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपको लग सकता है और शायद देखने वाले दर्शकों को भी लगेगा कि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी मैंने खड़ी कर दी, पर ये पब्लिक डोमेन में है। कंट्रोवर्सी पब्लिक डोमेन में इसलिए है कि अगर आप गूगल के ऊपर टाइप करोगे कि कोविशील्ड वैक्सीन में 2 डोजेस के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, मैं निवेदन करता हूं कि जिनके पास मोबाइल हैं और जिनके पास इंटरनेट है उनको गूगल के ऊपर ये टाइप करके देखना चाहिए कि 2 डोजेस के बीच में, कोविशील्ड के 2 डोज रखते हैं, तो 2 डोजेस के बीच में कितना अंतर होना चाहिए। लैंसेट ने 8 दिन पहले एक पब्लिश की है स्टडी, है 8 दिन पहले किया है, इसलिए उसके पहले के जिन लोगों ने किया उनको ब्लेम करना नहीं चाहिए। 8 दिन पहले की स्टडी है कि जो ऑप्टिमम टाइम इंटरवल है वो 73 दिन है, 73 डेज, और जिनको 28 दिन में रिपीट हुई है, जिनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी 28 दिन में रिपीट हुआ है। मैंने 16 जनवरी को पहला इंजेक्शन लगवाया था, शायद जबलपुर के अंदर पहले 3 लोगों में मैं था। तो पहला डोज मुझे 16 जनवरी को लगा था, दूसरा डोज मुझे शायद 17 या 18 मार्च को फरवरी को लगा था। तो 28 दिन के बाद यानी 1 महीने के बाद मुझे डोज लग गया था, सेकंड डोज। तो यदि 2 डोजेस के बीच में 28 दिन का गैप है तो वैक्सीन की एफिकेसी मात्र 56% है, 56%। यानी ऐसे मरीजों को, ये कैसे, इसको समझो आप, 100 मरीज हैं जिनको हमने 28 दिन की गैप में वैक्सीन लगाया और उन 100 के 100 मरीजों को बाद में बीमारी को एक्सपोज किया, यानी उनको वायरस दिया, तो उनमें से 56 को नहीं हुई बीमारी पर 44 को हुई। तो हर 10 में से 4 लोगों को दोनों वायरस लगने के बाद, दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी बीमारी हुई। तो लोग जो सोच रहे हैं कि मेरे को तो दोनों वैक्सीन लग गए हैं, अब तो मुझे कुछ नहीं होगा, गलत है। अच्छा, यदि 73 दिन का इंटरव्यू रखा जाए तो इसकी एफिकेसी 80.1 है, 80.1%। उसका मतलब क्या है कि 100 लोगों को वैक्सीन लगा, 73 दिन की गैप में लगा,
उसके बाद उनको एक्सपोज किया गया बीमारी को, तो 100 में से 80 को बीमारी नहीं हुई, फिर भी 20 तो वो हैं जिनको फिर भी हो गई। उसका कारण क्या है? तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है, वायरस ने अपने आप को बदल लिया कि भाई तुम हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है ना, चलो हम अपना रंग बदल लेते हैं। तो रंग बदल के दूसरे स्वरूप में आ गया, तो हमारे शरीर ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, मारने से इनकार कर दिया, तो फिर घुस गया, फिर बीमारी बना दी। तो कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बीमारी हो चुकी थी, जिनको वैक्सीन लग चुका था और उसके बाद भी उनको फिर से बीमारी हुई। उनमें से कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच गए। निजी अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होते जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो क्या ऐसे पेशेंट का भी खर्चा सरकार उठाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार और अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि सरकार ने इस पूरी त्रासदी के दौरान, मैं वास्तव में बधाई देना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि खजाना खोल दिया मदद का लोगों के लिए। मतलब दिल खोल करके पानी की तरह पैसा बहाया गया है। इंदौर में, भोपाल में, जहां हम देख रहे हैं, जबलपुर में वो स्थिति नहीं बनी सौभाग्य से, लकीली। पर इंदौर, भोपाल में हम देखते हैं कि 60-70 करोड़ रुपए खर्च करके पब्लिक की फ्री ट्रीटमेंट सरकार ने करवाई, और बाकी हर जगह कर ही रही है। और इसके अलावा जो हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने खर्च किया हो, तो हज़ारों लाखों करोड़ का खर्च किया हुआ है। और 30,000 करोड़ रुपए ये भारत सरकार वैक्सीन के ऊपर खर्च कर रही है, और सरकारी तंत्र में फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सरकार ने कहा है कि आप वैक्सीन लगाने का 250 रुपये लोगे। उसका कारण क्या है? उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि आप वैक्सीन लगाने, दूसरे अस्पताल है 150 रुपये ले रहे हैं, आप 250 रुपये ले रहे हैं, कुछ 250 ले रहे हैं, कुछ 150 ले रहे हैं। तो उसका गणित यह है कि प्रत्येक वैक्सीन की वायल का जो एक डोज लगता है, तो उसका 250 रुपये, 150 रुपये सरकार को देना पड़ता है, और जो 100 रुपये है वो व्यवस्थाएं बनाने के लिए लगता है। अब ऐसे कई अस्पताल हैं जिनके यहाँ दूसरे मरीज ही नहीं हैं, या जो खाली हैं, जहाँ पे कोई व्यवस्थाएं अलग से नहीं बनाना पड़ रही हैं, तो मरीज आए हैं, बैठे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और कुछ ऐसे अस्पताल हैं कि जिनको बड़ी दिक्कतों के साथ जगह बनाना पड़ती है, एक आध मंजिल खाली कराना पड़ती है। हम लोगों को, हमारे अस्पताल में जगह बहुत कम है, तो हम लोगों को तो प्रैक्टिकली एक आधी मंजिल हम लोगों को खाली करना पड़ी, क्योंकि इतनी भीड़ आ जाती है। फिर वहाँ फिज़िकल डिस्टेंसिंग चाहिए, सबके लिए सैनिटाइज़र चाहिए, और हर प्रकार की व्यवस्था चाहिए। स्टाफ को वहाँ बैठाना पड़ता है, स्टाफ की ड्यूटी बदलना पड़ती है, स्टाफ को पीपीई किट बना लगा करके बैठना पड़ता है। क्योंकि ये भी बहुत हुआ कि बड़े वयोवृद्ध लोग वैक्सीन लगवाने के लिए गए और बीमारी लेकर आ गए। तो कई जगह ऐसा भी हुआ कि जो इंजेक्शन लगाने वाला था, वैक्सीन लगाने वाला था, वो खुद वायरस से सफ़र कर रहा था। उसने वायरस का वैक्सीन भी लगाया और वायरस मुँह से भी दे दिया। तो इन सारी चीज़ों को करने में खर्चा आते हैं, इसलिए उसका 250 रुपये, मतलब 100 रुपये पर पेशेंट सरकार ने आइडेंटिफाई किया कि अस्पताल को मिलेगा लगाने का। तो इसी के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो दोनों व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अगेन, जैसा मैंने कहा कि भाई वायरस वही, वैक्सीन वही है जो विक्टोरिया में लग रहा है। मैंने तो विक्टोरिया में लगवाया, मेरे को फ्री में लगा। तो जो चाहता है विक्टोरिया में लगवाना, विक्टोरिया लगवाए, वैक्सीन वही है। अभी पांडे हॉस्पिटल को नोटिस भी जारी हुआ था, 300 रुपये कुछ। वो एक अलग प्रकरण है। देखिए, मैंने उसको पूरा, मेरे पास भी वो मामला आया, मैंने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया। वहाँ क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने जा कर के सबसे पहले कहा कि मुझे आपको कंसल्ट करना है, फिजिशियन को मैं दिखाना चाहता हूँ। उसने ये कहा कि मुझे लग रहा है कि मुझे शायद ऑलरेडी कोरोना है, तो आप पहले मेरी जांच करिए। तो वहाँ उन्होंने पहले उसकी जांच करी, जिसका उन्होंने 300 रुपये चार्ज किया। फिर उसने कहा कि नहीं भाई, जो डॉक्टर था जिसने देखा था, उसने कहा कि नहीं, आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं है कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आपको कोरोना की बीमारी है। तो उसने कहा तो मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ। उन्होंने बिल्कुल लगवा सकते हो। तो उनने वैक्सीन लगवा लिया। वैक्सीन का 250 रुपये लग गया। तो 300 रुपये कंसल्टेशन का लगा और 250 रुपये वैक्सीन का लगा। तो उस मूर्ख ने या बदमाश ने, जो भी कहा जाए, उसने दोनों रसीदें लगा दी कि मेरे से 300 रुपये लिया और 250 रुपये लिया।
जबकि 300 रुपये कंसल्टेशन का था और 250 रुपये वैक्सीन का था, जो स्वाभाविक था। डॉक्टर साहब, आप जिला आपदा प्रबंधन समिति में भी हैं। छिंदवाड़ा, रतलाम, कई जगह पे लॉकडाउन लगा गया। प्रदेश की सलाहकार समिति का सदस्य। कई शहरों में लॉकडाउन 3 दिन का, कहीं 2 दिन का, कहीं 4 दिन का ऐसे लगा दिया गया है। जबलपुर में मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लॉकडाउन की कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है? इसके पीछे का विज्ञान, अगर समय थोड़ा सा आपके पास हो तो मैं समझाऊँ इसके पीछे का, लॉकडाउन के पीछे का विज्ञान क्या है। लॉकडाउन के पीछे का साइंस ये है, विज्ञान उसके लिए जो कहता है वो ये है कि एक साइकिल इंक्यूबेशन पीरियड का होता है 4 से 14 दिन का। यानी आप मेरे से संपर्क में आए, आपको बीमारी थी, मुझे नहीं थी, तो 4 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में मुझे सिम्टम्स आ जाएंगे यदि मुझे आपसे बीमारी होना है तो। ठीक, अगर मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे नहीं होगी बीमारी। 1000-2000 वायरस मुंह में चले गए, नाक में चले गए, तो उनको मेरे शरीर की प्रतिकार शक्ति निपटा देगी। परंतु लाखों वायरस आ गए और मेरी शरीर की प्रतिकार शक्ति कम है, तो मुझे बीमारी होगी, पर होने में जो पीरियड लगेगा वो 4 से 14 दिन का है। ठीक है ना। इसलिए अगर हमको वायरस के ट्रांसमिशन का साइकिल तोड़ना है, आप समझिए, मेरे शब्दों को मार्क करिए, वायरस के ट्रांसमिशन का साइकिल अगर इसको हमको तोड़ना है तो लॉकडाउन जरूरी है 14 दिन का। समझ में आया ना। तो बहुत सरल इसका उत्तर है, आइदर 14 दिन या एक भी दिन नहीं, 2 दिन का, 3 दिन का, 38 घंटे का, 36 घंटे का, इससे कुछ नहीं होने वाला। और ये मैं बोल भी चुका हूँ, मैंने आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को भी बोला है, कलेक्टर साहब को यहाँ बोला है, और कल वीसी हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था। मैंने कहा ये शनिवार रविवार के लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला। उसका कारण क्या है भाई? लॉकडाउन के पीछे का पर्पस क्या है? लॉकडाउन के पीछे का पर्पस ये है कि मैं और आप संपर्क में ना आए, कर्फ्यू, हम एक दूसरे से ना मिलें। पर हम 2 दिन नहीं मिल रहे हैं, तीसरे दिन मिल रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हाँ, हम 14 दिन नहीं मिलने वाले हैं, तो 14 दिन में क्या होगा कि जिनको बीमारी है वो ठीक हो जाएंगे और वो दूसरों को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए 14 दिन का आदर्श लॉकडाउन होता है। आज जबलपुर के अंदर वो परिस्थिति नहीं है, पर आज मुंबई के अंदर वो परिस्थिति है, पूना में है, नागपुर में है। वहाँ पर आज नागपुर में अभी बीच में एक दिन आया था जब 3000 केस आ गए थे एक दिन में, 3000। और हमारे यहाँ अभी सक्रिय केस 1500 हैं कुल मिलाकर के, और प्रतिदिन आ रहे हैं 200। तो फर्क है ना इसमें। तो जहाँ वास्तव में आवश्यकता है वहाँ पर लॉकडाउन लगाना चाहिए। पर कई बार ये होता है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और कई बार ये भी होता है कि सामान्य जन के मन में भय पैदा करने के लिए हमने देखा कि जैसे ही केसेस कम हुए, जबलपुर के अंदर एक दिन 8 केस आए थे, तो हम सबको लगा कि बस कोरोना ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। और सब लोगों ने फिर क्या, घूमना फिरना, मिलना जुलना, साथ में बैठना, गले मिलना, सब चालू कर दिया। एक झटका फिर कोरोना ने दे दिया, तो 8 से हम फिर 200 पहुंच गए। तो फिर लोगों में थोड़ा भय निर्माण करने के लिए संडे का लॉकडाउन ठीक है। पर आप इसको थोड़ा दूसरी तरीके से विचार करिए। नॉर्मली आदमी सप्ताह में 6 दिन काम करता है, 7वें दिन या तो घूमने निकलता है, या शॉपिंग के लिए रिज़र्व रखता है, या जो अपने बचे हुए काम हैं, घर के काम हैं, वो सब करने के लिए निकलता है। संडे आपने बंद कर दिया। ये सब काम कब करेगा आदमी? शुक्रवार को करेगा या शनिवार को करेगा। तो जिस दिन वो काम करेगा उस दिन तो भीड़ बढ़ेगी ना। तो आपने लॉकडाउन लगा के कोई अंतर नहीं लाया, आपने भीड़ को शिफ्ट कर दिया संडे से सैटरडे पर। किया कि नहीं किया? तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो संडे लॉकडाउन इज़ यूजलेस। वैक्सीन लगवाना क्यों ज़रूरी है? लोग 80% कवरेज मिलेगा, यानी हमारे को बीमारी होने की संभावना 80% घट जाएगी, फिर भी 20% बचेगी। तो सब चीज़ करना है, विटामिन सी लेना है, विटामिन डी लेना है, जिंक लेना है, काढ़ा लेना है, वो धनवटी आती है वो लेना है गिलोय की, फिर जो प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है, पैदल चलना है, ये सारी चीज़ें करना है,
ताकि 20% में ना आए हम। क्या आपको लगता है अब ये कोरोना मतलब हमेशा के लिए आदमी को ये देखिए, कोरोना का वायरस आज से 25 वर्ष पहले भी था, आज भी है, अभी 65 में हाँ हाँ 50। एक्चुअली बहुत आश्चर्य होगा, एक बहुत पुरानी मैगजीन में मैंने एक दिन अचानक पढ़ा है कोरोना वायरस नाम, और ये मैगजीन है लगभग 1940 की लिखी हुई, तो उसमें कोरोना वायरस ये शब्द आया है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। तो कोरोना वायरस तो पहले भी था, और इसीलिए इस बीमारी का नाम या इस त्रासदी का नाम कोरोना त्रासदी नहीं है, इसका नाम है कोविड-19। 19 मतलब 19, 2019। यह इसके पहले भी आ चुका है, पर इसके पहले इसकी बीमारी बनाने की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं थी। क्यों नहीं थी, और अब इसकी बीमारी बनाने की क्षमता ज़्यादा क्यों है, इसके ऊपर पूरे विश्व के वैज्ञानिक अभी भी स्टडी कर रहे हैं कि क्यों ये इतना ज़्यादा खतरनाक अचानक हो गया। वो तो ऐसा हुआ कि हमारे घर में एक बिल्ली है जो हम पिछले 10 साल से पाले हुए हैं। एक दिन अचानक वो बिल्ली उठती है, घर के सब लोगों को मार डालती, तो आदमी को समझ में नहीं आता ये हुआ क्यों भाई। तो वो स्टडी अभी चल रहा। कोरोना तो हो भी रहा था विश्व में, परंतु वो खतरनाक हो गया। क्यों हुआ नहीं जानते, उसके ऊपर चल रहा है स्टडी। अभी जो हालात हैं, लोगों की लापरवाही उसका एक नतीजा है, जो हालात बन रहे हैं कोरोना को लेके। ऐसे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहिए? कुल मिलाकर के जो 3 उपाय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, तो हम कभी भी ऐसी जगह कहीं भी जाएं जहां पर हमारी जानकारी का कोई व्यक्ति ना हो, मतलब जहां पर हम भीड़ के अंदर हैं, अननोन लोग हमारे चारों तरफ हैं, तो प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि हमारा सामने वाले व्यक्ति से डिस्टेंस 6 फुट हो। एक, अगर 6 फुट डिस्टेंस है और हमने मास्क पहना है, उसने मास्क पहना है, तो बीमारी का चांस 0%। ठीक, पर सब जगह संभव नहीं है। अब हमको दुकान में जाना है कपड़े खरीदने, शादियों का सीज़न आ रहा है, तो शादियों में चलेंगी दुकानें। अब हम जानते हैं कि जबलपुर के अंदर क्या, दुनिया में कहीं भी हम जाएंगे तो साड़ी की दुकान कैसी रहती है, तो सामने लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, गद्दी के ऊपर सेल्समैन बैठा हुआ है, 10-12 सेल्समैन है, एक एक करके साड़ी ला के बिछाते जा रहे हैं, और एक दूसरे से सट करके लोग बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए साड़ियाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ आदमी 6 फुट का डिस्टेंस कहाँ से रखेगा? ऐसे समय में कंपलसरी है 100% मास्क होना ही चाहिए। अब आप इसके बाद मुझे कहेंगे कि आपने तो नहीं लगा के रखा है मास्क, तो आप इतना कंफर्टेबली क्यों कह सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसका कारण ये है कि नंबर 1, मैंने वैक्सीन लगाने के पहले अपना एंटीबॉडी टेस्टिंग कराया था। उस समय मेरा एंटीबॉडी टाइटर 129 था, 129। इसका मतलब ये है कि 129 एंटीबॉडीज़ मेरे शरीर के अंदर हैं जो वायरस से लड़ने में सक्षम हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मेरे को 2 डोज लग गए। तो पहला डोज लग गया मेरे को जब कभी बीमारी हुई होगी, जो मुझे पता नहीं चली, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं पूरी वो सब चीज़ें 22 मार्च से लेकर 25 मार्च से लेकर के आज तक मैं प्रतिदिन काढ़ा पी रहा हूँ, मैं प्रतिदिन प्राणायाम कर रहा हूँ, सूर्य नमस्कार थोड़ा कम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, पर्याप्त पैदल चलता हूँ, सब प्रकार के योगासन करता हूँ, और प्रतिदिन मैं गरारे करता हूँ, और प्रतिदिन योग की एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं नेति। एक नेति का लोटा आता है, उस पानी के अंदर गर्म पानी करते हैं, कुनकुना पानी, शरीर के टेम्परेचर बराबर, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालते हैं, एक नाक से लगाकर उसको धोते हैं नाक को, फिर दूसरे नाक से। इस नेति के कारण और इसके कारण मुझे बीमारी कब हुई पता ही नहीं चला। बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, अच्छा घूम तो रहे थे अपन, पूरे शहर के अंदर काम कर रहे थे, एक दिन भी अपन घर नहीं बैठे। तो काम तो मैंने 365 दिन किया, ऑपरेशन भी किए, मरीजों की जांचें भी की, सब कुछ किया। और क्योंकि प्रदेश की टीम में था, इसलिए ज़िले के अंदर हर जगह घूमा, और केवल जबलपुर शहर में नहीं तो ज़िले में घूमा, कुंडम तो इधर बरगी, हर जगह गया मैं, सिहोरा। और उसके कारण मेरे अंदर पर्याप्त एंटीबॉडीज़ हैं और वैक्सीन भी लग चुका है। 2nd डोज लग करके 1.25 महीना हो गया है,
तो ऑप्टिमम इम्यूनिटी मेरे अंदर डेवलप हो गई है। तो मुझसे आपको बीमारी होगी या आपसे मुझे बीमारी होगी, इसकी संभावना लेस देन 1% है। मुझे भी अभी टेम्परेचर नहीं है, आपको भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है लगभग कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सेफ हैं। पर ये मैं सबके बारे में नहीं कह सकता। अगर समझिए मैं एक कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ और मैं वहाँ बैठा हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। अब मास्क पहन के तो कॉफ़ी नहीं पी पाएंगे, मास्क तो उतारना ही पड़ेगा। वेटर आता है, कॉफ़ी रखता है और छींक देता है, तो वो एक वीक लिंक बन गई। अगर वो ऑलरेडी बीमार है, अगर उसके अंदर कोरोना है, तो उस छींक के कण मेरे शरीर में आने ही वाले हैं। अब एक बार वो मेरे शरीर के अंदर आ गए, फिर लड़ाई शुरू हो गई, मेरी प्रतिकार शक्ति और वायरस की अपनी ताकत। फिर इसमें जो जीतेगा वो जीतेगा। अगर मेरी शक्ति जीत गई तो मुझे बीमारी नहीं होगी, और अगर वायरस की शक्ति और उसकी संख्या जीत गई तो मुझे बीमारी भी होगी। और उसके बाद मैं कितना गंभीर बीमार हूँगा वो इस पर निर्भर करेगा कि वायरल लोड कितना है और मेरे अंदर प्रतिकार शक्ति कितनी है। इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर भी है जो बहुत लंबा हो जाएगा विषय, वो है इम्यून सिस्टम। बॉडी की इम्यून सिस्टम अगर गड़बड़ करेगी, क्योंकि एक रिसर्च ये आया है कि वायरस के कारण आदमी नहीं मरता, वायरस के कारण शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, उसके कारण एक साइटोकाइन स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म का मतलब झंझावात। तो साइटोकाइन नाम के केमिकल्स रहते हैं जो बॉडी के अंदर तैयार होते हैं, जो बॉडी ही तैयार करती है। पर उस साइटोकाइन स्टॉर्म यानी झंझावात के कारण शरीर के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, उसमें फेफड़े चोक हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स के खून की नलियों के अंदर खून के थक्के बन जाते हैं। वो खून के थक्के बनने के कारण बाकी शरीर से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और उसके कारण मृत्यु होती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद एसके न्यूज़ को समय देने के लिए। तो देखा आपने, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी ने जो जनता के मन में सवाल थे, हमने जो उनसे सवाल पूछे उनके सारे जवाब दिए, और पूरी बात का सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकल कर सामने आया, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाए रहिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, और 6 फुट की दूरी बनाए रखिए। कैमरामैन सोमेन डक के साथ प्रवीण नामदेव।